नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट यूपीएसएससी पर। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। शुरुआत करेंगे इसके सॉल्यूशन की। उससे पहले जो कोई भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहता है, प्रैक्टिस सेटों में अंतिम महीना है, आप लोग सभी लोग जो है प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी होता है करना। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से टारगेट यूपीएसएससी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर से टारगेट यूपीएसएससी ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें रजिस्टर्ड करना होगा, ठीक है। मात्र 199 रुपीज में आपको यहां पर 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस सेट करने हैं, उनका वीडियो सोल्यूशन चाहिए, साथ ही साथ उनकी पीडीएफ चाहिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन का नाम टारगेट यूपीएसएससी है। कोई भी दिक्कत आती है, दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे सॉल्यूशन की। देखेंगे पहला हिंदी का प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके पास है, कुछ आसन में संधि होगी। तो यहां पर कुछ आसन में संधि होगी। अगर हम कुछ आसन को देखेंगे, कुश धन आसन, ठीक है, कुश धन आसन। अगर हम यहां पर देखेंगे तो 100 से अ यहां पर हमें मिल रहा है और यहां पर भी आ मिल रहा है। तो अ और आ मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ा आ। और ये नियम हमने कहां पर पढ़ा है? दीर्घ संधि में। यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। दीर्घ संधि में हमने देखा है कि जब भी ई या फिर ई मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ा ई बना देते हैं। साथ ही साथ हमने देखा है छोटी बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर ये भी बड़ी ई बना देते हैं। इसी प्रकार से हमने देखा है ऊ धन ऊ मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ा ऊ। तो ये सब नियम है हमारे दीर्घ संधि के। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। पूर्ववर्ती का विपरीत अर्थक शब्द होगा। तो पूर्ववर्ती का विपरीत अर्थक शब्द, यानी विपरीत अर्थक शब्द आपके एक टाइप से सीधा सीधा विलोम शब्द होते हैं, ठीक है। विलोम शब्द इनको बोला जाता है। अब यहां पर पूर्ववर्ती का क्या होगा आपको बताना था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, परवर्ती, ठीक है। पूर्ववर्ती का क्या होगा? परवर्ती विपरीत अर्थक शब्द या इसका विलोम शब्द हो जाएगा। एक आप पे आता है गणतंत्र, ठीक है। गणतंत्र, गणतंत्र का क्या हो जाएगा? राजतंत्र, ठीक है। राजतंत्र, गणतंत्र का हो जाएगा राजतंत्र। इसी तरीके से आपके पास एग्जाम में एक बार पूछा गया था, उत्तरायण का क्या होता है? उत्तरायण, उत्तरायण का क्या हो जाएगा? उत्तरायण का हो जाएगा दक्षिणायण, ठीक है। उत्तरायण का क्या हो जाएगा? दक्षिणायण, दक्षिणायण। इस चीज को नोट कर कर चलिएगा। साथ ही साथ एक और आपसे पूछा गया था, एक तंत्र का क्या होगा? एक तंत्र, ठीक है। एक तंत्र का हो जाएगा बहुतंत्र। इसका हो जाएगा बहुतंत्र। तो इस चीज को नोट कर कर चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो नीलिमा, अगर आपने देखा होगा प्रत्यय, मैं बार बार बताता हूं, प्रत्यय आपके शब्द के अंत में जुड़ता है, ठीक है। शब्द के अंत में जुड़ता है। सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? उपसर्ग। सबसे पहले उपसर्ग आता है। साथ ही साथ आपका बीच में क्या आ जाएगा? मूल शब्द, ठीक है। बीच में आ जाता है मूल शब्द। फिर अंत में आपका क्या आता है? प्रत्यय। तो अंत में प्रत्यय, बीच में मूल शब्द और स्टार्टिंग में उपसर्ग आता है। तो नीलिमा, नील धन ईमा, तो इसमें क्या प्रत्यय लगा हुआ है आपका? ईमा। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। नीलिमा में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? ईमा प्रत्यय। जैसे कि हमने देखा महिमा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं महिमा। महिमा में कौन सा प्रत्यय लगा है भाई? महिमा में भी आपका ईमा प्रत्यय लगा हुआ है। साथ ही साथ आपने देखा है गरिमा, ठीक है। गरिमा, गरिमा बोला तो गरिमा में भी प्रत्यय कौन सा लगा है? ईमा। देखिए प्रत्यय और उपसर्ग हमेशा से क्या है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। अब ईमा, माँ, कुछ लोग माँ के साथ जाएंगे, लेकिन ये आपको पढ़ने से ही आएगा। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको इस चीज को याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने ललीमा देखा, लालिमा, ठीक है। लालिमा में भी कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ईमा प्रत्यय। तो लालिमा पूछा गया है एग्जाम में यूपीएसएससी में, ठीक है। यूपीएसएससी में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, निम्नलिखित विकल्पों में से उपसर्ग रहित शब्द है। अभी आपको बताया उपसर्ग कहां लगता है? शब्द के प्रारंभ में। अगर हम ऑप्शन ए को देखेंगे तो ऑप्शन ए विज्ञान है आपके पास, वी धन ज्ञान, ठीक है। वी आपका उपसर्ग हो जाएगा, ज्ञान आपका मूल शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से प्राचार्य, ठीक है, प्रधनचार्य, ठीक है, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। प्र इसमें अधिवक्ता, ठीक है। अधि में क्या हो जाएगा? अधिवक्ता में अधि आपका उपसर्ग हो जाएगा, वक्ता आपका मूल शब्द हो जाएगा। छात्र, यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा। छात्र में कोई भी उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, ठीक है। अचकचाया का अर्थ है, ठीक है। अचकचाया, ये एक बार एग्जाम में आ चुका है। अचकचाया का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा चौक उठना, ठीक है। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इसका जो अर्थ होता है, डायरेक्ट कोई रटने वाली चीज है, ठीक है। ये रटने वाली चीज है, डायरेक्ट भाई बन जाता है यहां से। अचकचाया शब्द का अर्थ क्या है? यानी भौचक्का रह जाना। अगर मैं बात करूं भौचक्का, ठीक है, भौचक्का रह जाना इसका अर्थ होता है, ठीक है। भौचक्का रह जाना या फिर चौंक उठना, या फिर हमने बोला घबराना, ठीक है। घबराना भी इसी का अर्थ होता है, ठीक है। घबराना, ये सब इसी के अर्थ होते हैं, अचकचाया शब्द के अर्थ। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है,
ये रिश्ता बनाते हैं तो तोड़ते नहीं है। इस वाक्य में तो शब्द है, तो ये रिश्ता बनाते हैं तो तोड़ते नहीं है। अब तो आपको बताना है कि तो किस प्रकार का शब्द है। अगर आपने देखा तो, ठीक है, तो सर्वनाम हो सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। थोड़ा सा ऑप्शन के साथ खेलेंगे, ठीक है। संज्ञा तो कहीं से भी नहीं है, तो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, ठीक है। यहां पर आपका अब बचता है विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक, ठीक है। मुच्य बोधक लिखा हुआ, इसको काट कर करिएगा समुच्चय बोधक, ठीक है। समुच्चय बोधक हो जाएगा ये, ठीक है। समुच्चय बोधक होगा यहां पर भाई, मुच्य बोधक थोड़ा सा वर्ड करेक्ट टाइपिंग एरर है, ठीक है। विस्मयादि बोधक हमने देखा है, विस्मयादि बोधक का कैसा चिन्ह होता है, इस तरीके का चिन्ह होता है। तो अगर हम सीधा सीधा ऑप्शन के हिसाब से ही देखेंगे, हमें नहीं भी आता था तो भी हमने इसको कर लिया। ये क्या होता है, समुच्चय बोधक होता है। समुच्चय बोधक क्या होता है, जिन शब्दों के वजह से दो या दो से ज्यादा, ठीक है, जिन शब्दों के वजह से दो या दो से ज्यादा वाक्य काव्यांश जुड़ते हैं, ठीक है। या तो दो वाक्य जुड़े होंगे भाई, ठीक है, या फिर दो काव्यांश जुड़े होंगे, ठीक है, काव्यांश, ठीक है। दो या दो शब्दों से अधिक वाक्य या काव्यांश जुड़े हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं हम लोग, समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक भी दो प्रकार के होते हैं। एक आपने पढ़ा है व्यधिकरण, ठीक है, व्यधिकरण आ जाता है आपका व्यधिकरण। एक आपके पास आ जाता है समानाधिकरण, ठीक है, समानाधिकरण, ठीक है, समानाधिकरण और व्यधिकरण, ठीक है। समानाधिकरण के भी काफी भेद होते हैं, कभी फिर से पढ़ेंगे उस चीज को डीपली, लेकिन फिलहाल समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, व्यधिकरण और यहां पर आपका समानाधिकरण। अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, जैसे कि तो और वरना, ठीक है, वरना या किंतु, ये सब क्या होते हैं हमारे, ये सब जो होते हैं हमारे समुच्चय बोधक होते हैं। आपने देखा है ना, दो वाक्यों को कैसे जोड़ता है, मैं और श्याम घूमने गए, ठीक है। तो यहां पर और किसका कार्य कर रहा है, समुच्चय बोधक का, दो शब्दों को जोड़ रहा है भाई, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। वरना, ठीक है, तुम चले जाओ वरना पछताओगे, तो दो वाक्यों को फिर से जोड़ रहा है वरना। यहां पर वरना भी क्या हो जाएगा, ये दो समुच्चय बोधक हो जाएगा। किंतु, मैं आम तो खाता हूं किंतु सेब नहीं खाता, तो यहां पर किंतु का क्या है भाई, किंतु भी दो शब्दों को जोड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से उभयलिंग शब्द नहीं है। उभयलिंग, ठीक है, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए, हिंदी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं भाई, हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के। एक तो आ जाएगा आपका पुल्लिंग, दूसरा आता है आपका स्त्रीलिंग, ठीक है। हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसके अलावा एक और लिंग हमें देखने को मिलता है, उभयलिंग, ठीक है। उभयलिंग सीधा सीधा आपको समझना है, कोई भी पद हो, कोई भी पद होता है या फिर कोई भी पोस्ट होती है, बड़ी चीजें, उनके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। जैसे कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो दो अलग अलग है, ठीक है। अब यहां पर मैंने बोला मुख्यमंत्री, जैसे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धाम ही है, ठीक है। इसी प्रकार से हमने देखा था राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही है। तो इन चीजों के लिए क्या इस्तेमाल होता है, उभयलिंग। तो यहां पर सीधा सीधा यहां पर क्या हो जाएगा, उभयलिंग हमें बताना है कौन सा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब नहीं है पूछ रहा है मंत्री, देखिए मंत्री यहां पर पुल्लिंग भी मंत्री यहां पर उभयलिंग होगा। कैसे होगा, अब मान लीजिए हमारे कृषि मंत्री सुबोध उनियाल है, खेल मंत्री रेखा आर्या है, तो दोनों ही मंत्री यहां पर होंगे, ये उभयलिंग है। दही, ऑप्शन बी, दही अपवाद है भाई, दही क्या हो जाएगा आपका पुल्लिंग, ठीक है, दही हो जाएगा आपका पुल्लिंग। इस चीज को नोट करके चलिएगा, दही अपवाद है आपका पुल्लिंग। बाकी डॉक्टर महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, प्रधानमंत्री आपको बता ही दिया है, तो ये उभयलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर। लो कितनी का अर्थ है, तो कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, एक दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है। ऑप्शन सी आपका यहां पर सीधा सीधा करेक्ट हो जाएगा कि भाई हम बोलते नहीं कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, मतलब दोनों को एक दूसरे का साथ लेना पड़ता है। तो इस चीज का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंध विशेषताएं बताता है उसे कहते हैं। तो जो शब्द या जो पद, ठीक है, जो पद या क्रिया होने की रीति या विधि संबंधित विशेषता का बताता है उसे कहते हैं, ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, कालवाचक, रीतिवाचक या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो यहीं पर इसने आंसर दे दिया, रीति को बताता है। मैंने आपको पहले भी बताया है क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है, कौन सा, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और चौथा होता है आपका परिमाणवाचक, ठीक है, चौथा हो जाएगा परिमाणवाचक। अब हम जो रीति, हमने बोला ना मोहन तेजी से आया, तो कैसे आया भाई, तेजी से आया, कैसे पता लगा हमें, क्योंकि उसकी रीति थी, ठीक है। तो रीति में हमेशा से प्रश्न करते हैं कैसे, ठीक है। कभी भी आपको रीतिवाचक जानना हो, कैसा वाक्य है, तो कैसे प्रश्न करेंगे। कालवाचक का बताया है मैंने आपको, कालवाचक से कब, ठीक है, मैं कल अपने घर जाऊंगा, कब जाऊंगा भाई, कल जाऊंगा, तो कब से प्रश्न करेंगे। हमने यहां पर काल बताया ना, किस काल में हो रही है घटना, यानी कल की मैं बात कर रहा हूं तो कल की बात करूंगा, कब से। स्थान की बात कैसे करूंगा, मेरा मित्र श्याम दिल्ली में रहता है, कहां रहता है भाई, दिल्ली में रहता है, तो यहां से क्या हो जाएगा, कहां, ठीक है, स्थान से कहां का बोध हो जाएगा। तो कभी भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण आ जाए तो कहां से बोध होगा। बाकी परिमाण का आपको बता चुका हूं कितना, ठीक है, वह जितना खाता है उतना मोटा होता जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका था हमारा, बीच में थोड़ा सा लाइट चली गई थी, इस कारण क्लास को पॉज करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को कहते हैं। वाक्य में जब भी क्रिया या संज्ञा सर्वनाम कोई भी आ जाए और इनके बीच में पाए जाने वाले संबंधों को, ठीक है, क्या कहेंगे भाई? कारक कहेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कारक कहेंगे। क्रिया और सर्वनामों के बीच में पाए जाने वाले संबंधों को। कारक चिन्ह को और क्या कहते हैं? प्रसर्ग। मैंने पहले ही बताया आपको, एग्जाम में बन चुका है क्वेश्चन कि कारक चिन्ह को क्या कहते हैं? प्रसर्ग कहते हैं। टोटल इनकी संख्या कितनी होती है भाई? 8 इनकी संख्या होती है। ठीक है, कर्ता कारक कर्म कारक आपने पढ़े होंगे, इनकी संख्याएं टोटल हो जाएंगी 8। ठीक है, कारक को प्रसर्ग कहते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है यहां से देखने वाली। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है? देखिए, नहीं है को पकड़ना है। मैं हमेशा कहता हूं आपको कि नहीं है वाले शब्द अगर आप पकड़ लोगे तो आधे से बेसिक क्वेश्चन आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे। अब दोबारा पढ़िए, कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है? संयुक्त वाक्य सबसे पहले मैंने आपको बताया है, दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, बीच में किसी भी योजक चिन्ह के साथ वो जुड़े होते हैं समुच्चय बोधक के साथ। समुच्चय बोधक अभी आपको बताया था, जैसे और होता है, पर होता है, किंतु होता है, लेकिन, इन्हीं के साथ दो वाक्य जुड़े हुए होते हैं और स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। अब यहां पर हम ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। बिजली थोड़ी देर के लिए आई और वह चली गई। ठीक है, और वो चली गई, तो और शब्द आपने देखा यहां पर सीधा सीधा संयुक्त वाक्य हो जाएगा भाई। बिजली थोड़ी देर के लिए आई, वह चली गई, तो दोनों उपवाक्य हैं, कोई किसी पर डिपेंड नहीं है। बिजली थोड़ा देर के लिए आई और चली गई, तो इस चीज को आपने देखा। दूसरा आपके पास, शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है, तो शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है, ये तो पूरा ही एक ही वाक्य हो रहा है, तो यहां पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? आपका संयुक्त वाक्य नहीं है। ये कौन सा वाक्य हो जाएगा फिर? ये सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ये सरल वाक्य हो जाएगा भाई। सरल वाक्य में क्या होता है? एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। तीसरा आपके पास है, राम कल बद्रीनाथ जाएगा और सीता गंगोत्री जाएगी, तो फिर से और शब्द देखा आपने, राम कल बद्रीनाथ जाएगा भाई, सीता गंगोत्री जाएगी, दोनों उपवाक्य हैं, बीच में योजक शब्द और के साथ जुड़ा हुआ है। आप चाय पिएंगे या कॉफी? ठीक है, तो आपने पूछा भाई यहां पर, आप चाय पियोगे या कॉफी पियोगे? दोनों अलग अलग वाक्य हैं, चाय पियोगे या कॉफी पियोगे। तो इस तरीके से जब भी दो संयुक्त वाक्य होते हैं, किसी शब्द के साथ जुड़े होते हैं, जैसे कि और, ठीक है, और को लिखिएगा, किंतु आता है, ठीक है, किंतु, लेकिन, ठीक है, लेकिन के साथ जुड़े होंगे, लेकिन, परंतु, ठीक है, परंतु के साथ जुड़े हुए होते हैं, या इसलिए, इसलिए, ठीक है, ये सब लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, तथा, एवं, ठीक है, इन सबसे ये जुड़े हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे भाई हम लोग, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। देखिए भाई, मिश्र वाक्य, अभी आपको सरल वाक्य बताया, एक उद्देश्य एक विधेय। संयुक्त वाक्य बताया, दो योजक सब, दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, किसी भी समुच्चय बोधक के साथ वो जुड़े हुए होते हैं। अब मिश्र वाक्य क्या होता है? एक आपका प्रधान वाक्य होता है, ठीक है, एक यहां पर हो जाएगा प्रधान वाक्य, ठीक है, एक प्रधान वाक्य है, दूसरा इस पर क्या हो जाएगा? आश्रित वाक्य, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आश्रित वाक्य, तो यहां पर क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। और पहले भी आपको बता चुका हूं, संरचना और रचना के आधार पर, ठीक है, रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चन बना था, सरल, संयुक्त और मिश्र। अब यहां पर मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। पुलिस ने चोर को पीटा, तो यहां से कहीं से ये मिश्र वाक्य लग रहा है? कोई आश्रित नहीं भाई, ये नहीं लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सरल वाक्य, ठीक है, सरल वाक्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, यदि इस बार वर्षा ना हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। ये आपका बिल्कुल यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, यदि, ठीक है, यदि तो, यहां पर क्या है? यदि तो, ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पर परस्पर क्या है? आश्रित है, उपवाक्य। इस बार वर्षा नहीं हुई, क्या होगा भाई? फसल नष्ट हो जाएगी, तो यानी सीधा सीधा फसल नष्ट कैसे हो रही है? इस बार वर्षा नहीं होगी, सीधा सीधा आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका मिश्र वाक्य सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, बाकी है आपके पास, पिताजी घूमते हैं और शब्द दिख गया, माताजी शाम काल घूमती हैं। पिताजी सुबह घूमते हैं, माताजी शाम को घूमती हैं, तो यहां पर और दिख गया, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। राकेश बीमार है, ये सरल वाक्य हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, किसी बड़े नाम, पद आदि का संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी बड़े नाम, पद आदि का लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विराम चिन्ह, ठीक है, विराम चिन्ह। मैंने आपको पहले भी बताया, विराम चिन्हों की संख्या कितनी है भाई? 20 है। कामता प्रसाद गुरुजी क्या कहते हैं? ये सब अंग्रेजी से लिए हुए हैं, सिवाय पूर्ण विराम के, ठीक है, और हिंदी में सबसे ज्यादा जो अधिक इस्तेमाल होता है, पूर्ण विराम होता है वाक्य के अंत में। अब यहां पर बताना है कि किसी भी बड़े नाम, पद आदि को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो संक्षेप सूचक, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, संक्षेप सूचक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस चीज को नोट करके लिखिएगा। बाकी आपने देखा होगा
हुआ अवतरण या उद्धरण चिन्ह। मैंने क्या बोला, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, ठीक है। इनवर्टेड कॉमास जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं किसी भी कथन को पुनः लिखने के लिए। जैसे मैंने बोला सुभाष चंद्र बोस ने बोला तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो कोट कर सुभाष चंद्र बोस को लिख रहा हूं तो इसे इसमें लिखूंगा। कोष्टक चिन्ह, ठीक है, नाटक और संवादों में इस्तेमाल होता है भाई। किसी भी चीज का स्पष्टीकरण देना हो कोष्टक का इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैंने कुछ भी चीज लिखी टफ है, उसको कोष्टक में उसका सरल भाषा में दे दिया, ठीक है। विवरण चिन्ह आपका इस प्रकार से हो जाएगा, किसी भी चीज का विवरण देना, ठीक है। विवरण चिन्ह इस प्रकार का हो जाएगा। बाकी आपके कंफ्यूजन किसमें होता है सबसे ज्यादा, अल्प विराम, ठीक है। अल्प विराम, अल्प विराम चिन्ह कैसे होता है आपका, कॉमा हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका अर्धविराम, ठीक है, अर्धविराम। अर्धविराम चिन्ह कैसा होता है भाई, अर्धविराम में इस तरीके से होता है। एक आता है आपके पास उपविराम, ठीक है। उपविराम में क्या होता है, विसर्ग टाइप से दो बने हुए होते हैं। एक आता है आपके पास पूर्ण विराम, अभी बताया था पूर्ण विराम हिंदी से लिया हुआ मानते हैं, तो पूर्ण विराम इस तरीके से हो जाएगा। बाकी हंस पद, ठीक है, हंस पद या त्रुटि बोधक कल आपको बताया था इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये सारे विराम चिन्ह है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है, दांत कटी रोटी होने मुहावरे का अर्थ है। तो दांत कटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ क्या है भाई, सबसे पहले मुहावरा जैसे ही दिख गया, किस भाषा का शब्द है भाई, अरबी भाषा का शब्द है। मौसम मुहावरा यहीं से बताता रहूंगा, ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है। अब दांत कटी रोनी यानी घनिष्ठ मित्रता, अधिक मित्रता होना। ऑप्शन डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जब भी घनिष्ठ मित्रता या अधिक मित्रता होगी हम बोलेंगे दांत कटी रोटी होना, ठीक है। एक चीज और आती है आपके पास, अंगद का पैर होना, ठीक है। अंगद का पैर होना, अंगद का पैर होना, ये पूछा गया है। अंगद का पैर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है भाई, अंगद का पैर होना, नोट करके लिखिएगा। अंगद का पैर होना क्या होता है, अति असंभव कार्य, ठीक है, अति असंभव कार्य, अति असंभव कार्य, असंभव कार्य, ठीक है। अति असंभव कार्य क्या होगा, अंगद का पैर होना। इसके अलावा एक और आपसे पूछा गया था, अन्न जल उठना, ठीक है, अन्न जल उठना, अन्न जल उठना, अन्न जल उठना, ये इसका क्या अर्थ होता है भाई, अन्न जल उठने का अर्थ क्या होता है आपका, मृत्यु के सन्निकट होना, ठीक है, मृत्यु के सन्निकट होना। हम बोलते नहीं यार इसका तो अन्न जल छोड़ दिया इसने, या फिर ये क्या है, अपनी मृत्यु के सन्निकट है, तो ये लिखिएगा नोट कर, मृत्यु के सन्निकट होना यानी अन्न जल छोड़ना। इसके अलावा एक और आता है आपका खेत रहना, ठीक है, खेत रहना, खेत रहना, ठीक है, या खेत आना, खेत रहना, इस प्रकार से हम बोलते हैं। यानी इसका क्या हो जाएगा, खेत रहना, युद्ध में मारा जाना, ठीक है, युद्ध में मारा जाना, युद्ध में मारा जाना। तो ये पूछा गया एग्जाम में, तीनों ही जो लिखा रहा हूं तीनों एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर हमेशा से ना इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा, ये आपके प्रीवियस ईयर ही पूछे जाते हैं, इनमें कोई भी नया ऐड नहीं करता है, करेगा तो सबके लिए नया है, वरना प्रीवियस ईयर आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गीति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरा होए, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गीत सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरा होए, बार बार पढ़ाया है, ये कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार, ठीक है, पहले बता चुका हूं, श्लेष अलंकार ये हो जाता है भाई, श्लेष अलंकार, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना, ठीक है, चिपकना मतलब एक ही शब्द के तीन अर्थ हो जाएंगे या दो अर्थ हो जाएंगे, श्लेष अलंकार होता है। यमक अलंकार क्या होता है, किसी भी शब्द की एक से दो बार आवृत्ति होती है और उनका शब्द अर्थ क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, श्लेष में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन यहां पर दो शब्द होंगे, दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ होंगे। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होना, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ललना कांता अंगना, ठीक है, ललना, ठीक है, कांता अंगना और कामिनी किसके पर्यायवाची शब्द हैं भाई, ललना कौन होती, पत्नी यानी स्त्री, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ललना इसी का होता है, कांता इसका होता है, अंगना इसका होता है अर्धांगिनी, ठीक है, अर्धांगिनी, ठीक है। प्रिया इसी का होता है, सब कुछ स्त्री के पर्यायवाची, तो इंपॉर्टेंट है, स्त्री भी पूछा गया है। चंद्र का अगर मैं बात करूं तो राकेश, ठीक है, राकेश किसका हो जाएगा भाई, चंद्र का हो जाएगा। राका पति, ठीक है, राका पति, राका का पति, ये क्या हो जाएगा, चंद्र का पर्यायवाची। मयंक, ठीक है, मयंक भी चंद्र का पर्यायवाची होता है, ठीक है। राकेश, राकापति, मयंक, और क्या होते हैं इसके, हमने देखा है राशि, ठीक है, शशि, सॉरी, ठीक है, शशि भी इसी का पर्यायवाची होता है मयंक का, ठीक है। मयंक, चंद्र और रजनीश, ठीक है, रजनीश, ये भी सब किसके पर्यायवाची होते हैं, चंद्र के पर्यायवाची होते हैं। इसके अलावा हिरण, हिरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिरण का क्या होगा, मृग, ठीक है, मृग होता है। इसके अलावा हिरण का क्या होता है, सारंग, ठीक है, सारंग हिरण का होता है, ये चीज नोट करिएगा, सारंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारंग, इसके साथ साथ कुरंग, ठीक है, कुरंग भी हिरण का होता है भाई, कुरंग भी हिरण का होता है। और एक और हिरण का आता है कृष्णसार, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, कृष्णसार किसका पर्यायवाची है, कृष्णसार, तो इंपॉर्टेंट करिएगा कृष्णसार, जो कि एकदम से क्लिक नहीं होता है दिमाग में, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा, ये हिरण का पर्यायवाची होता है। नदी के पर्यायवाची सरिता किसका होता है भाई, सरिता, सरिता, ठीक है, सरिता,
ठीक है, तटनी, तटनी ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तटनी, नदी और सरिता ये सब नदी के पर्यायवाची होते हैं। इसके अलावा अपगा, ठीक है, अपगा, अपगा भी नदी का पर्यायवाची होता है। साथ ही साथ एक और नोट करके लिखेगा, निर्झरणी, ठीक है, निर्झरणी, निर्झरणी, ठीक है, निर्झरणी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? नदी का पर्यायवाची हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। राकेश, राकापति, मयंक, राशि, शशि, सॉरी रजनीश ये चंद्र के पर्यायवाची है। हिरण का मृग, सारंग, कुरंग, कृष्णसार, नदी का सरिता, तटनी, अपगा और निर्झरणी ये सब नदी के पर्यायवाची होते हैं। अब जितने पर्यायवाची आपको बोला है याद करने को नहीं हो रहे हैं, तो जितने प्रैक्टिस सेटों में होते हैं इन्हीं को रिवीजन मारेंगे तो काफी पर्यायवाची आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, कुटिल शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? कुटिल क्या होगा भाई? बहुत ज्यादा कुटिल है। मैंने बोला कुटिल मतलब बहुत ज्यादा कठिन है। कठिन का क्या हो जाता है? सरल, ठीक है, सरल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहां पर कुटिल का क्या होता है भाई? सरल इसका विलोम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 है, शब्द देनदार और लेनदार में कृत प्रत्यय का चयन कीजिए। देनदार और लेनदार, प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय भी आपको बताया था अंत में जुड़ते हैं, लेकिन प्रत्यय में भी आपने सुना होगा कृत प्रत्यय एक चीज होता है। कृत प्रत्यय क्या होता है? कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर उसके नए शब्द बना देते हैं। यानी धातु में जुड़कर, भाई धातु की बात हो रही है तो मूल शब्द, ठीक है, मूल शब्द में लगने वाले प्रत्ययों को क्या कहा जाता है? कृत प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर बताना है देनदार, लेनदार में कौन सा कृत प्रत्यय लगा हुआ है। तो देन, देना, धनदार, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दार प्रत्यय इन सब में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यानी मूल शब्द की बात हो रही है। जैसे मैंने आपको बोला मूल शब्द, अब भलाई बोला, ठीक है, भलाई, भलाई बहुत बार पूछा जाता है। भलाई में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, कौन सा? कृत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो भला धन आई, ठीक है, भल धन आई, ठीक है, यहां पर क्या कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है भाई? आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से मैंने बोला आपको कि लिखो भाई खिलाड़ी, ठीक है, खिलाड़ी, आपने लिखा खिलाड़ी। खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो खिलाड़ी में जो मूल धातु है, मूल धातु या मूल शब्द क्या हो जाएगा भाई? खिल, खेल, ठीक है, मूल शब्द आपका क्या हो जाएगा? खेल प्लस आड़ी, ठीक है, खिल आड़ी, तो इसमें आड़ी प्रत्यय लगा हुआ, खेल आड़ी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहां पर प्रत्यय हो जाएगा आड़ी, खेल आपका मूल शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको बोला मैंने झूला, ठीक है, झूला, झूला, झूला में आपका मूल शब्द क्या है? प्रत्यय क्या है? अभी आपको पता चल जाएगा। झूला में अगर हम बात करें, झूल धन आ, ठीक है, झूल आपका मूल शब्द है, ठीक है, आ आपका प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो मूल शब्दों में जहां पर भी प्रत्यय जुड़ा होता है धातु में, उसे कहा जाता है कृत प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय कहां पर जुड़ता है? मूल शब्द या धातुओं में। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास है, बा अदब, ठीक है, बकायदा शब्द में आगत उपसर्ग होगा। तो इन शब्दों में आगत उपसर्ग कौन सा होगा? बकायदा या फिर बाअदब, इन शब्दों में आगत उपसर्ग कौन सा होगा भाई? ये आपको बताना था। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो, ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या, ठीक है, या इनमें जो लगा हुआ है आगत उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, एक बार मैं इस चीज को चेक कर लूं। क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा आधा लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा आधा लग रहा है, इस चीज को मैं चेक करना चाहूंगा। ठीक है, बने रहिएगा। ठीक है, हाँ, ये वही तो कहूं, इसमें जो बा हो जाएगा, ठीक है, या नहीं होगा भाई, बा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। बा अदब या बकाया शब्द में आगत उपसर्ग कौन सा होगा भाई? आगत उपसर्ग इसमें बा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी थी। बा अदब शब्द या बकायदा शब्द में क्या उपसर्ग होगा? आगत उपसर्ग बा हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। होलदार माया सरोवर, चांद और चंद औरतों का शहर, ठीक है, चांद नहीं होगा, चंद औरतों का शहर, ठीक है, चंद औरतों का शहर और जैसे उपन्यासों के लेखक कौन है? होलदार माया सरोवर, चंद औरतों का शहर, सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है, शैलेश मटियानी जी का ये हो जाएगा उपन्यास। अब बात करेंगे शैलेश मटियानी जी का, तो इनका जो जन्म होता है भाई, इनका जन्म कहां पर होता है? जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बाड़े छीना अल्मोड़ा में। ठीक है, बाड़े छीना अल्मोड़ा में। पूछा गया था एक बार शैलेश मटियानी का संबंध किससे है, तो ऑप्शन में अल्मोड़ा नहीं दिया था, बाड़े छीने दिया हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाड़े छीना कहां पर है भाई? अल्मोड़ा में है, और अल्मोड़ा में ही इनका जन्म हुआ था। बात करें इनके मूल नाम की, तो इनका मूल नाम का भी क्वेश्चन बन चुका है भाई। इनका मूल नाम क्या था? रमेश सिंह। ठीक है, रमेश सिंह या रमेश चंद्र इनको बोलते थे। ठीक है, रमेश सिंह बोलते थे। तो उसने क्या करा था? रमेश सिंह मटियानी इनका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, मटियानी, लेकिन उसने साली दिया था रमेश सिंह की। इनमें से शैलेश मटियानी का पूरा नाम क्या था? रमेश सिंह दिया हुआ था ऑप्शन में। तो रमेश सिंह के साथ जाना था, पता होगा तभी तो मार पाओगे। तो रमेश सिंह इनका मूल नाम हो जाएगा। साथ ही साथ बात करें शैलेश मटियानी जी की, ठीक है, इन्होंने पत्रिका चलाई थी भाई, बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका, मैंने पहले भी लिखा है आपको, आज फिर से लिखा रहा हूं, जनपक्ष। ठीक है, जनपक्ष पत्रिका किसकी है भाई?
भाई? सैलिस मटियानी जी की है। इसी के साथ साथ इनकी एक और बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है विकल्प, ठीक है, विकल्प और जनपक्ष जो पत्रिकाएं चलाई थी सैलिस मटियानी जी ने चलाई थी, जिनका नाम राम सिंह मटियानी हो जाएगा। इसके रमेश सिंह मटियानी, ठीक है, बाड़ीछीना अल्मोड़ा में जन्म होता है। इसके अलावा इनकी जो कहानियां हैं, दो दुख एक सुख, ठीक है, कहानी कौन कौन सी है भाई इनकी? कहानी नोट करके लिखिएगा, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, दो दुख एक सुख, ठीक है, दो दुख एक सुख, ये कहानी किसकी है? सैलिस मटियानी जी की है। इसके अलावा इनका क्या है भाई? जंगल में मंगल, ठीक है, जंगल में मंगल, ये किसकी हो जाएगी? ये भी सैलिस मटियानी जी की हो जाएगी, जंगल में मंगल, दो दुख एक सुख। और साथ ही साथ इनका महाभोज, ठीक है, महाभोज आपने पढ़ा होगा ना, महाभोज एक तो अलग हो जाएगा, जो मन्नू भंडारी जी का आपने महादेवी वर्मा जी का पढ़ा होगा महाभोज, ठीक है, लेकिन इनका भी महाभोज आता है भाई, ठीक है, महाभोज इनका भी हो जाएगा, सैलिस मटियानी जी की कहानी हो जाएगी। इसके अलावा इनके उपन्यास भी बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। उपन्यास की अगर मैं बात करूं, उपन्यास कौन कौन से लिखे थे इन्होंने, तो इनके उपन्यास, महत्वपूर्ण उपन्यास कौन कौन से हैं? एक तो आता है बोरीवली से बोरीबंदर, ठीक है, बोरीवली से बोरीबंदर, ठीक है, बोरीवली से बोरीबंदर, इस चीज को नोट करके लिखिएगा। एक इनका उपन्यास ये हो जाएगा। दूसरा इनका कबूतर खाना, ठीक है, कबूतर खाना भाई, कबूतर खाना, ये भी इनका उपन्यास हो जाएगा। तो ये है सैलिस मटियानी जी के बारे में संपूर्ण जानकारी, और साथ ही साथ आपका हिंदी का सॉल्यूशन। बाकी उत्तराखंड का सॉल्यूशन जल्दी आपको मिल जाएगा। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद।